हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत के उद्योग और उनकी योजनाएँ। जैसे आपके क्या है, मेक इन इंडिया हो गया, आपका पीएलआई हो गया, स्कीम हो गया, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया हो गया और क्या है अब हमारा इसमें आपका कॉरिडोर हो गया, ठीक है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, तो ये सब स सारी चीज़ें इसमें आपका पूरे तरीके से करवाया जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, भारत के उद्योग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या आएँगे आपका जैसे आपका जो भी मेक इन इंडिया है वो आएँगे हम लोग। फिर उसके बाद इसके बाद आपका पीएलआई स्कीम आएँगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आएँगे। उसके बाद आपका क्या पढ़ाया जाएगा, देखिए एडवांस सेल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपका द हिंदू क्लास में, लेकिन यहाँ पे भी लगा है तो मैं इसके बारे में भी बता दूँगा। देखिए, जो भी हमारे साथ जो है ना जुड़े रहिए सिर्फ़ आपको देखिए पीएलआई स्कीम हो गया, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, इसमें आएगा आपका जैसे हो गया आपका मुंबई कॉरिडोर हो गया, कोलकाता कॉरिडोर हो गया, तो ये सब है। अमृतसर देखिए कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर हो गया, आपका ये वेस्टर्न में हो जाएगा आपका कौन-सा? ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यानी आपका दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है? तो ये फिर करवाया जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्टअप के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? और फिर उसके बाद एमसीक्यू किया जाएगा, ठीक है? तो इतने मतलब आप लोग को पढ़ना है आज के टॉपिक में, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए साथ में और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो आपका मतलब जैसे आप 14वीं जेपीएससी का पेपर देने वाले हैं या 72वीं बीपीएससी के पेपर देने वाले हैं या बीपीएससी एडीओ जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस हो गया। आपका बिहार जो भी टीचर का होने वाला है, बीपीएससी टीचर का, आपका टीआरई 04 का, ये आपका लगभग 44 हज़ार इसमें वैकेंसीज़ आने वाले हैं और आज ही लगता है कि अधिसूचना भी जारी कर दिया है, क्योंकि मैं देखा हूँ अभी, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, ओके? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के हमारे जो व वेब्स अकेडमी है ना, जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और 1000 का छोटा-सा हमारा सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग उसको पूरा करवाइए। जो भी हमारे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्द ही आप लोग के लिए फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग लाने वाले हैं। बीपीएससी 72वीं बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो भी हैं तैयार हो जाइए और जेपीएससी मेंस वाले तैयार हो जाइए, ठीक है? क्योंकि आपका तो 8 मार्च का ही पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है? आईआईडीओ में तो आपका मेंस है नहीं, ठीक है? और यूपी पीएससी वाले भी आप लोग तैयार हो जाइए, जितने भी बच्चे होंगे प्लीज़ आप लोग कहिएगा, ठीक है? तो आप लोग को उस अनुसार से होगा और बिहार टीचर वाले भी आप लोग जो भी स्टूडेंट होंगे ना, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा और जो भी आप लोग की माँग रहेगा जिस कोर्स को लॉन्च करवाना है आप लोग को, तो आप ही के अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग पहले जो है 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और 72वीं बीपीएससी का प्री एंड मेंस जो है, प्री कम मेंस दोनों का मतलब एक साथ लाया जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग का ये आपका रोड मैप हो गया हम लोग का और प्लस में हम लोग डिजिटल बोर्ड पे अब जल्द ही आने वाले हैं, उसके साथ ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर देंगे। और जो भी हमारे जो 1000 जो बच्चे होंगे ना, तो प्लीज़ आप लोग जो पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए बेनिफिट है। आप लोग इस फ़ायदा का फ़ायदा जो है आप लाभ उठाइए इसका, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग भारत के उद्योग, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है? तो क्या है हमारा जो उद्योग का अर्थ हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है? उद्योग का अर्थ जो है कि उद्योग वो आर्थिक क्रियाएँ हैं, जिनमें कच्चे माल का उपयोग उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका लोहा है, ठीक है? लोहा है मतलब आयरन है, ठीक है? आयरन को पिघलाकर उसका क्या बनाया जाता है? आप लोग तलवार बनाया जाता है, ठीक है? तलवार बनाया जाएगा, ठीक है? या उसका आपका रेल पटरियाँ बनाया जाता है, ठीक है? रेल पटरियाँ बनाई जाएगी, ठीक है? उसको पिघलाकर, ठीक है? उसको साँचे में गढ़कर और भी बहुत सारे सामान जैसे ये कच्चा होता है। जैसे मान लिया जाए कि आयरन क्या हुआ? कच्चा हुआ, ठीक है? उसको पिघलाकर उसको वस्तु का आकार दिया जाता है, ठीक है? ये हो गया आपका कच्चे माल, ये आपको आ गया। जैसे आपका क्या है कि जैसे आपका गेहूँ है, ठीक है? गेहूँ है। गेहूँ को अगर पिसाता है तो वो क्या होता है, गेहूँ के पिसने पर आटा बनता है। आटा से क्या बनाया जाएगा? आपका ब्रेड बनाया जाएगा। तो ये कच्चा माल उसको बोला जाता है, ठीक है? तो उद्योग वो आर्थिक क्रिया है जिनमें कच्चे माल का उपयोग आपका उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। यही तो कच्चे माल का जो है हम लोग का आपको जब आप ब्रिटिश जो
एरा जब पढ़िएगा ब्रिटिश कॉलोनियल एरा जो है आपका हिस्ट्री में, तो उस समय जो है कि ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी वाले जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा जो कहा गया था धन का निकासी, तो यही है कि कच्चे माल का कहाँ सप्लाई हो रहा था आपका इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से ही भी क्या है कि बनी हुई वस्तुएं जो अभी उपयोगी वस्तुएं जो आ रहा था हमारे भारत में आ रहा था। तो इसी तरीके के इसमें कहा गया है कि जिनमें कच्चे माल का उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है उसको क्या कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उद्योगों का इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योगों का वर्गीकरण कैसा होता है, तो पहले तो होता है देखिए कच्चे माल के आधार पर, जैसे आपका कृषि आधारित तो उद्योग हो गया, आपका गेहूं से आपका आटा, आटा से मतलब ब्रेड बन गया, ठीक है, ब्रेड बन जाता है, ठीक है। उसी उसी प्रकार आपका जौ हो गया, जौ से बहुत कुछ बनाया जाता है। आपका सरसों हो गया, सरसों से आपका तेल बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, तो ये सब क्या है उपयोगी वस्तु में आ जाता है गिनती, ठीक है। कपास वस्त्र का उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, तो ये सब कच्चे माल है, ठीक है, ये सब कच्चा माल है। जूट का खेती होता है। चीनी जो उद्योग है जो आपका, अब पता है आपको कि गन्ना से आपका चीनी बनता है, ठीक है। कपास कॉटन की भी खेती होती है क्योंकि ये कच्चा माल रहता है, ठीक है। तो इस समय ये जो है आपका कहीं न कहीं कच्चे माल पर ये उपयोग मतलब आधारित है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ठीक है। एल्युमीनियम उद्योग हो गया, मशीन निर्माण उद्योग हो गया, तो ये सब क्या है कच्चे माल के माल पर आधारित उद्योग है। और आकार के आधार पे दूसरा जो हो गया क्या आपका आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पर, तो कुटीर उद्योग उसको क्या जो होता है हस्तशिल्प और खादी जिसमें होता है उसको कुटीर उद्योग बोला जाता है। लघु उद्योग इसमें रेडीमेड को जो कपड़े होते हैं, फर्नीचर जो बेचे जाते हैं, ठीक है, मतलब वो आपका रेडीमेड कपड़े बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, वो लघु लघु उद्योग है। और मध्यम उद्योग जो बड़े उद्योग जैसे आपका मतलब मध्यम उद्योग हो गया, और आपका बड़े उद्योग जैसे आपका इस्पात का, ऑटोमोबाइल का, रिफाइनरी का, ये सब क्या है आपके बड़े उद्योग हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और आपका थर्ड में है क्या स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है जैसे आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक है? आपका सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सेल हो गया, वेल हो गया, ठीक है? ये सब क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र जैसे हो गया टाटा, रिलायंस आपका, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो है आपका कहीं न कहीं ये सब क्या है इंडस्ट्री है, ठीक है? आपका ये अलग है जो एक संयुक्त क्षेत्र के है। जैसे सहकारी क्षेत्र अमूल ये सब सहकारी क्षेत्र हो गया, संयुक्त क्षेत्र हो गया, ठीक है? भारत के प्रमुख उद्योग कौन-कौन है? तो ये भी हम लोग देखते हैं। पहला तो लौ एवं इस्पात उद्योग। तो भारत का आधारभूत जो उद्योग है, वो कौन-सा है आपका? लौह एवं इस्पात उद्योग। प्रमुख केंद्र कहाँ है? आपका एवं इस्पात उद्योग का? तो ये आप जान लीजिए प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है? आपका यहाँ पे झारखंड में है आपका टाटा स्टील, ठीक है? भिलाई हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल हो गया, राउरकेला हो गया, उड़ीसा हो गया। ये सब है आपका क्या है आपका कहीं न कहीं हमारा ये लौह एवं इस्पात उद्योग यहाँ होता है। कारण क्या है? कारण है कि लौह से कोयला और जल परिवहन यहाँ आपका क्या है? जल और परिवहन यहाँ पे संभव है, ठीक है? आसान पड़ता है, तो इसके कारण है, ठीक है? आपका दूसरा जो है कपास वस्त्र उद्योग। देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, कारण से जो पता चल रहा है कि जहाँ पे अयस्क उपस्थित है, कोयला आपको मिल रहा है या आपका जल की आपके प्राप्त हो रहा है तथा आपका परिवहन अच्छा है, तो क्या आपका लगाया जा सकता है उद्योग लगाया जा सकता है, कौन-सा? लौह एवं आपका इस्पात उद्योग, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ऐसे ही सिर्फ पढ़ते मत चलिएगा, इसका पीछे रीज़न भी है आपको जो दिया हुआ है, जो आपको समझना है। और जहाँ पे आपको समझ में ना आए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अगर कमेंट करते हैं ना, तभी हमको पता चलता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, तभी हमको क्या पता चलती है, हमको आपकी ज़रूरत पता चलती है, ठीक है? आपकी नीड पता चलती है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है?
दूसरा क्या है, कपास वस्त्र उद्योग, ठीक है। कपास वस्त्र उद्योग में क्या है आपका कि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग माना जाता है इसको। प्रमुख जो राज्य है आपका देख लीजिएगा, ये आपका प्रमुख राज्य कहाँ-कहाँ कपास उत्पादन होता है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया और प्रमुख केंद्र कौन-सा है आपका, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया और कोयंबटूर हो गया। तो ये सब प्रमुख केंद्र माना जाता है। ओके। जूट उद्योग। अब जूट उद्योग जो आया है आपका, वो कहाँ है, कच्चा माल जूट रहता है, ठीक है। मुख्य मुख्य क्षेत्र जो है हुगली नदी घाटी, यानी आपका बंगाल में, ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हुगली हुगली नदी वही है, ठीक है। कारण इसका आर्द्र जलवायु हुआ है, जल परिवहन यहाँ पे सही से आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। समस्या इसका क्या है, सिंथेटिक फाइबर से, जो सिंथेटिक फाइबर है ना, उससे इसको प्रतिस्पर्धा मिलता है, ठीक है। आपका फोर्थ क्या हो गया, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है आपका, क्या इसको बोला जा रहा है कि इसमें मौसमी उद्योग इसको माना जाता है, क्योंकि ये आपका जो शुगर केन का जो क्रॉप्स है ना, वो मौसम के अकॉर्डिंग ही ये आपका चलता है, ठीक है। प्रमुख राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ से आपको एक और स्टार मार्किंग आप लगा लीजिएगा कि क्या है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उत्पादक जो है आपका चीनी का, वो कौन करता है आपका, उत्तर प्रदेश भारत में। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। कच्चा माल क्या होता है चीनी के लिए, तो ये गन्ना होता है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, मालूम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये गन्ना हो गया। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में खनिज आधारित उद्योग होता है, ठीक है। जैसे कच्चा माल, इसके लिए चूना पत्थर, बॉक्साइट हो गया, जिप्सम हो गया। ये तीनों को मिलाकर ही, चूना पत्थर और बॉक्साइट और जिप्सम को मिलाकर ही ये सीमेंट का निर्माण होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रमुख राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। ये जो राज्य हैं, यहाँ सीमेंट उद्योग अधिक मात्रा में मतलब लगाए गए हैं, ठीक है, प्रमुख राज्य है। अगला जो है हमारा पेट्रोकेमिकल उद्योग, ठीक है। केमिकल जो उद्योग है, उनके लिए जो कच्चा माल जो आता है, वो कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। प्रमुख केंद्र कौन है, जामनगर है, ठीक है। मुंबई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तो ये सब प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, किसके लिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, समझते चलिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगला जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी इंडस्ट्री। ये आईटी इंडस्ट्री जो होता है ना, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो होता है आपका, ज्ञान आधारित उद्योग इसको बोला जाता है। प्रमुख केंद्र कौन सा है, बेंगलुरु, ठीक है। जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आपको किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा, तो बेंगलुरु को। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया और गुरुग्राम, दिल्ली जो है हमारा, उसका गुरुग्राम जो यहाँ पे साइबर सिटी के नाम से भी बना हुआ है, साइबर सिटी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा कि औद्योगिक अवस्थिति जो है, को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक है। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, श्रम हो गया, परिवहन हो गया, बाजार हो गया, सरकारी नीतियां हो गया, ये सब इसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। इनमें से किसी का भी कमी होगा तो ये उद्योगों पर मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओके। भारत में इन आपका औद्योगिक जो है समस्या क्या है, तो देखिए क्षेत्रीय असंतुलन यहाँ है भारत में। पुरानी अभी तक तकनीक है, जो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब, इसके लिए क्या होगा, इसका समाधान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मतलब नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा है, आधारभूत संरचना की भी कमी है, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, यानी बेसिक जो है आपका आपका स्ट्रक्चर की भी यहाँ पे कमी है, कहाँ आपका इंडिया में। ओके। सरकारी पहल कौन कौन सा चला हुआ है, तो देखिए इसके लिए कौन सा है, मेक इन इंडिया पहला है, दूसरा आपका स्टार्टअप इंडिया है, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। और फोर्थ है आपका पीएलआई स्कीम। तो अब थोड़ी सी क्या करते हैं, जो हम लोग सरकारी इनका पहल है, स्कीम जो पहल चलाया गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहले आपको देखते हैं मेक इन इंडिया देखते हैं, ठीक है।
तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग थोड़ा-सा गौर से आप लोग शॉर्ट नोट्स इसका बना लीजिए प्लीज़। आप लोग बार-बार ज कभी बहुत कम चांस होता है कि आपको ये पढ़ाया जाएगा ब ठीक है? मैं तो आपको पढ़ा दूँगा, मेरे साथ आप बने रहोगे पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम टाइम है आपके पास, 8 मार्च का ही पेपर है तो मुश्किल से आपके पास 1 महीना भी नहीं है, ठीक है? 1 महीना ही है, ठीक है? तो आप लोग चलते रहे, 1 महीना भी नहीं है आपके पास, ओके? तो शुरुआत कब हुआ था मेक इन इंडिया का, तो 25 सितंबर 2014 को, ठीक है? उद्देश्य क्या था? भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाना था भारत को। और नारा इसने दिया था, मतलब इसका मोटो अगर बोला जाए तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ठीक है? जीरो डिफेक्ट टू जीरो इफेक्ट, ठीक है? प्राकृतिक इसे नेचर में क्या है, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का एक पहल है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो हम लोग देखते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी जो अभी 16% है उसको 25% करना है, ठीक है? 16 से 25% करना है। रोजगार यानी जॉब आपका क्रिएट करना है, एफडीआई आकर्षित करना है, आयात निर्भरता को कम करना है, तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है, ठीक है? मेक इन इंडिया के प्रमुख मतलब जो 4 पिलर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो आपका पहला पिलर है आपका न्यू प्रोसेस, ठीक है? जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइसेंस राज में कमी करना, ठीक है? और आपका क्या है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? दूसरा क्या है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे औद्योगिक कॉरिडोर बनाना, स्मार्ट शहर बनाना, लॉजिस्टिक सुधार करना, ओके। थर्ड जो है आपका न्यू सेक्टर, जैसे 25 प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। और फोर्थ जो है हमारा न्यू माइंडसेट, सरकार का फैसिलिटेटर जो बनना है, ठीक है? ना कि रेगुलेटर बनना है, ठीक है? रेगुलेटर मतलब क्या होगा ना कि उस पे सिर्फ नियम कानून, फैसिलिटेटर माने आपका सहायता करना, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, रेगुलेट करना ही नहीं, फैसिलिटेट करना है, ठीक है? मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या होता है, शामिल है प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा-सा जान लीजिए, ठीक है? कौन-कौन है तो ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। आपको पहला जो होगा आपका क्या है, ऑटोमोबाइल हो गया, दूसरा आपका रक्षा विनिर्माण हो गया, ये सब मेक इन इंडिया के तहत शामिल है, ठीक है? थर्ड जो आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है? आपका फोर्थ आपका टेक्सटाइल हो गया, फिफ्थ आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, आपका सिक्स्थ आपका रेलवे हो गया, और सेवंथ आपका रीन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है? तो ये प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है, किसमें, आपका मेक इन इंडिया में, ओके। अब मेक इन इंडिया और एफडीआई सुधार क्या है ये, ठीक है? तो देखते हैं, रक्षा क्षेत्र में 74% तक स्वचालित ऑटोमेटेड, ठीक है? ऑटोमेटिक जो रूट है उसके द्वारा एफडीआई आएगा, ठीक है? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई, ठीक है? सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई किया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? तो एफडीआई में सुधार किया गया है। और मेक इन इंडिया जो है आपका, और औद्योगिक भूगोल जो है आपका, ये क्या है, तो औद्योगिक क्लस्टर का विकास किया जाएगा, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आपका फिर कलकत्ता और आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बॉम्बे आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो ये सब बेंगलोर और मुंबई कॉरिडोर बनाया जाए, तो ये सब आपका कॉरिडोर की भी स्थापना, मतलब निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? उपलब्धियां क्या है मेक इन इंडिया के, तो मोबाइल फोन विनिर्माण में वृद्धि हुई है, रक्षा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी सुधार आए हैं। और चुनौतियां क्या क्या है अभी भी, तो देखिए स्किल गैप है, कौशल का अभी भी गैप हमारे बीच है, अंतर है। और भूमि अधिग्रहण समस्या है, ठीक है? और एमएसएमई की वित्तीय कमजोरी भी दिखाई देता है। इसके लिए बजट में अभी पेश किया गया है, इसको चैंपियन चैंपियन एमएसएमई बनाना है, ठीक है? तो मैं आपको बजट भी करवा चुका हूँ, जो भी बजट नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में तो नहीं होगा, आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा, बजट डालिएगा, आपको बजट आ जाएगा, वहां पे देखिएगा, ठीक है? बजट का लगाया हुआ है, निर्मला सीतारमन जी का पिक्चर भी वहां पे लगाकर मैं करवाया हूँ, तो आप लोग जरूर आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आप नहीं किए हैं, ठीक है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा आपको ये आपका चुनौतियां बन रहा है। और लॉजिस्टिक लागत जो है, जीडीपी का लगभग आपका 13 से 14% तो लॉजिस्टिक लागत ही लग जाता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। पीएलआई स्कीम दूसरा जो स्कीम है आपका,
जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसको बोला जा रहा है, शुरुआत आपका 2020 में किया गया है। उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इसका भी वही काम है। आयात निर्भरता को कम करना, निर्यात को बढ़ाना और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना। इस योजना में अतिरिक्त उत्पादन एवं बिक्री पर कंपनियों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। ये आपका मेनली रूप से क्या है कि अतिरिक्त जो उत्पादन किया है और बिक्री अगर किया है तो कंपनियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दिया जाता है, आपका प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है, उसी को पीएलआई कहा जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कहा जा रहा है, ठीक है। ये योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, प्रोत्साहन मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल सेल्स के आधार पे, ठीक है। अवधि जो है समानता 5 वर्ष, ठीक है। लक्ष्य क्या है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन करना, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को बढ़ाना। घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पात्र हैं, तो ऐसा ही आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इंडियन कंपनी को दिया जा रहा है, विदेशी कंपनियों को पर भी ये पीएलआई दिया जाता है। पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो भारत सरकार कुल 14 प्रमुख क्षेत्रों को पीएलआई के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो पहला जो है आपका मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, दूसरा ऑटोमोबाइल, थर्ड आपका ऑटोमोबाइल और एवं ऑटो कंपोनेंट, ठीक है। आपका फोर्थ जो आपका आ गया एडवांस केमिस्ट्री, जो सेल जो अभी भी चर्चा में था, मैं आपका एडवांस बैटरी के बारे में आपको पढ़ाया हूँ, तो प्लीज जो भी द हिंदू मेरा क्लास डेली कर रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा। देखिए, आपको कहीं और जगह से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे साथ बने तो रहिए, आपको सारा आपका कवर अप होता है। देखिए, आपका भूगोल में आ गया ये एडवांस केमिस्ट्री सेल, क्योंकि ये पहल में है आपका। पीएलआई स्कीम भी मैं पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं है कि पीएलआई स्कीम नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको पढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है कि आपका बार बार रिपीटेशन होते रहेगा, चाहे आपको कभी द हिंदू में हो गया, तो कभी आपका भूगोल में हो गया, तो कभी आपका इकोनॉमिक्स में हो गया, तो कभी आपका कुछ में भी हो सकता है। आपका जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है, तो ये आप याद रखा कीजिए। अब यही चीज है आपका इन्वायरमेंट में जुड़ जाएगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा मुद्दा बना तो ये चीज आप जब मेरे साथ आप जुड़े तो रहिए। आपको तो मैं बोला हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 1 साल, 1 साल मेरे साथ कोई भी पेपर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो 1 साल नहीं लगेगा, लगेगा भाई। मैं बोलता हूँ क्योंकि आपको मैं जान नहीं पाया हूँ, आप आपको मैं सामने से नहीं देख पा रहा हूँ, आपका क्या है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे मेरे साथ जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप 1 साल चलिए, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ग्रुप डी के लिए आप 2 महीना में मैं 1 दिन में ट्रेन कर दूंगा, 10 दिन में ट्रेन, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको 1 साल किसी भी एग्जाम में देना ही पड़ेगा। और बात रही यूपीएससी का, तो यूपीएससी के लिए तो आपको प्रॉपर, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, देखिए इसका 11 महीना का तो जीएस का ही होता है क्लास, अगर साथ में आप अगर ऑप्शन मेरे से लेते हैं तो ऑप्शनल में भी आपको लमसम लमसम आपका कम से कम 240 क्लास रहते हैं, तो सोच लीजिए आपका, सॉरी 240 में बोल दिया, आपका 6 महीना 6 मंथ का क्लास रहता है, यानी 180 क्लास आपका कम से कम मिनिमम मिनिमम रहेंगे, ठीक है। कोई भी तो 180 क्लास आपको करवाने में आपको 6 महीना लगता ही लगता है। तो ये आप याद रखिएगा, 11 महीना आपका सिर्फ जीएस लगेगा। तो मान लेते हैं 11 महीना में आप दोनों कर लेते हैं, ऑनलाइन है तो ठीक है, तो 11 महीना तो आप दीजिएगा ना, उसके बाद आप टेस्ट वेस्ट लगाइएगा, छुट्टी भी रहती है, ऐसा तो नहीं है कि 11 महीना में आपको मैं बोला हूँ तो 11 महीना ही हो जाएगा। अगर आपका क्लासेस बंद होते हैं तो 11 मंथ तो आपका एक टाइम पीरियड लग गया ना, तो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा टाइम। आप अगर टाइम मुझे देते हैं 1.5 साल, आप यूपीएससी के लिए मेरे साथ 1.5 साल यूपीएससी के लिए देते हैं, तो मैं आपका उसमें भी आपका मैं बोलता हूँ कि, लेकिन हाँ यही है आपका एकाग्रता बनाकर, ऐसा नहीं है कि आप लगातार नहीं रह रहे हैं, आप कंटिन्यूटी नहीं है आपके अंदर, तो आप कोई भी एग्जाम दे दो, कितने साल भी लगा लो, ठीक है, 5 साल 6 साल, कोई फायदा नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है उस चीज का, ठीक है। तो ये आप जानिए, ठीक है। 5वां कौन सा हो गया? टेक्सटाइल हो गया आपका, ठीक है। 6 आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, 7 आपका टेलीकॉम और नेटवर्किंग हो गया, 8 कौन सा हो गया? सोलर पीवी मॉड्यूल हो गया,
9th हो गया स्टील स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिटी जो है आपका स्टील वाला। 10th हो गया आपका ड्रोन हो गया। 11th हो गया आपका मेडिकल डिवाइसेस। 12th आपका हो गया आपका व्हाइट गुड्स हो गया, एसी, एलईडी। आपका 13 जो हो गया सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, देखिए मैं सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका 14 जो है आपका फार्मा ड्रग्स हो गया। तो ये आपका प्रमुख क्षेत्र आपका पीएलआई में शामिल किया गया है। अब देखिए पीएलआई योजना का लाभ क्या है, तो ये पहले देखते हैं। घरेलू विनिर्माण में वृद्धि करना, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि किया जा रहा है। रोजगार सृजन, विशेषकर अप्रत्यक्ष रोजगार। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इससे एमएसएमई को बड़ा उद्योगों से जोड़ने में मदद भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें चुनौतियां हैं, जैसे एमएसएमई की सीमित भागीदारी है, पूंजी सघन उद्योग पर अधिक फोकस है, और डब्ल्यूटीओ जो होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सब्सिडी नियमों से जुड़ी आशंकाएं भी जताई जाती है। और लॉजिस्टिक्स और स्किल गैप जो है ना हमारे बीच अभी बना हुआ है, राज्यों के बीच असमान औद्योगिक क्षमता भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चुनौतियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अगला जो आपका पहल है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर। तो औद्योगिक कॉरिडोर क्या है, ये देखिए, औद्योगिक कॉरिडोर एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, शहरी अवसंरचनाओं को क्या किया जाता है, एकीकृत रूप में विकसित किया जाता है। उद्योग भी, वहां परिवहन भी, लॉजिस्टिक्स भी और शहरी अवसंरचना एक साथ अगर विकसित किया जा रहा है तो उसी को बोला जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उद्देश्य क्या रहता है, प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आपका पूरी तरह से प्लान वाले औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। औद्योगिक कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों, तो ये जान लेते हैं। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी इससे, क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन दूर हो जाएगा इससे, निवेश को आकर्षित कर सकता है, निर्यात बढ़ावा होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। अब यहाँ पे है जो पहला जो हमारा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको देखते हैं पहला और सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है, दिल्ली से मुंबई तक जो कॉरिडोर होगा वो। ठीक है, भारत जापान सहयोग से ये परियोजना बनाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कोई पढ़ाएगा नहीं आपको कॉरिडोर वॉरिडोर वगैरह, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, लंबाई क्या है इसका, लगभग आपका 1500 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, इस कॉरिडोर का। और भौगोलिक जो विस्तार जो है, राज्य है किस किस राज्य में, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो हैगा आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से ये गुजर कर जाएगी। ठीक है, दिल्ली से चलेगी तो हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र तक ये फैला होगा। ठीक है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है के समानांतर है। ठीक है, स्मार्ट औद्योगिक शहर, ठीक है, बनाए जाएंगे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगा, लॉजिस्टिक्स हब होंगे। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा आपका अमृतसर कोलकाता जो आपका है औद्योगिक कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है, उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक विकास। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना। भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन से राज्य में फैला हुआ है ये जो होकर गुजरेगा, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से चलेगा हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं कि ईस्टर्न डेडिकेट ये कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर के साथ विकास किया जा रहा है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों पर ये फोकस किया जा रहा है, अंतर्देशीय जलमार्गों से ये संभावित इसका जुड़ाव होगा। ठीक है, और प्रमुख चुनौतियां क्या है कि भूमि अधिग्रहण में समस्या है, राज्यों के बीच समन्वय की समस्या है, पर्यावरणीय चिंताएं आ रही है, परियोजना निष्पादन में विलंब हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे संभावित लाभ भी हो सकते हैं। क्या, संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा, एमएसएमई और बड़े उद्योगों का क्लस्टर होगा, निर्यात उन्मुख जो है आपका विनिर्माण होगा, शहरीकरण का नियोजित विस्तार होगा। ठीक है, तो इससे लाभ भी है। अब जो हमारा है अगला जो पहल है आपका स्टार्टअप इंडिया।
ठीक है, शुरुआत इसका कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। तो याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार के डीपीआईआईटी के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ है। उद्देश्य क्या है कि नवाचार, इनोवेशन जो है उनको बढ़ावा देना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है, और क्या है, रोजगार सृजन करना है और आर्थिक विकास में योगदान बढ़ाना है। ठीक है, अब स्टार्टअप की परिभाषा जो दिया गया है भारत सरकार डीपीआईआईटी के अनुसार कि कंपनी की आयु कम से कम आपका 10 वर्ष का हो, वार्षिक जो टर्नओवर हो 100 करोड़ से कम का हो। ठीक है, 10 वर्ष और 100 करोड़, ये याद रखिएगा। उद्देश्य नवाचार, विकास या रोजगार सृजन करना। किसी मौजूदा व्यवसाय का विभाजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी इसमें ध्यान रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया के मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, रेगुलेटरी बर्डन को कम करना, फंडिंग की उपलब्धता करवाना और औद्योगिक शिक्षा सहयोग करना, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्पर्धी बनाना। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो पहला है सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, लेबर और एनवायरमेंट क्लासे, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल बना। ठीक है, तो दूसरा क्या है, फंडिंग सपोर्ट भी इसको फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया। कुल जो कोष होगा आपका 10,000 करोड़ का होगा, सिडबी द्वारा ये प्रबंधित होता है। टैक्स लाभ जो है आपका 3 वर्षों तक आयकर छूट, इनकम टैक्स छूट छूट दिया गया है स्टार्टअप का। ठीक है, पूंजीगत लाभ कर में छूट है, या एंजल टैक्स से भी इसको राहत दिया गया। ठीक है, एंजल टैक्स आपको इकोनॉमिक्स में मैडम पढ़ाएंगी, आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स में है, आता है, टर्म आता है एंजल टैक्स। और ये जो है ना आपका जो कर टैक्स भी आपको जो छूट दिया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया को, तो उसके बारे में भी मैम आगे भी पढ़ा सकते हैं। तो आपको देखिए 2 जगह आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक तो ज्योग्राफी में भी मिलेगा आपका, भारत के ज्योग्राफी में, और आपका एक इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा डिटेल से ये सब पढ़ाया जाता है। फिर देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर भी आपका जो है आपको इकोनॉमिक्स का ही मुद्दा है। ठीक है, फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन, आईपीआर फीस में छूट दिया जाएगा, उद्योग अकादमी सहयोग होगा, इनको इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे, रिसर्च पार्क्स बनाए जाएंगे, अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ है। देखिए अटल इनोवेशन मिशन से भी इसका जुड़ाव है, तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियां कौन कौन है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है, और फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक का विस्तार हुआ है। टियर 2, टियर 3 शहरों में स्टार्टअप संस्कृति। देखिए मैं आपको टियर जो है आपका 1 जो है आपका, और टियर 2 और टियर 3 जो मैं आपको बता दिया हूँ, 50 लाख वाले आप एक पॉइंट पकड़िए, जिससे 50 लाख से ज़्यादा हो टियर 1 में, 50 लाख से कम हो उसका मतलब अधिकतम इसका 50 लाख से कम हो। ठीक है, अगर जनसंख्या तो उसको टियर 2 में। ओके, तो ये आप इस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ इसका परिभाषा, तो आपको भुलाना नहीं चाहिए। आप जाके द हिंदू क्लास में पढ़िएगा, टियर 1, टियर 2 कौन सा शहर कहा जाता है, तो मैं बता दिया हूँ। ओके, और जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टियर 1 किसको बोला जाता है, टियर 2 किसको बोला जाता है, और टियर 3 किसको बोला जाता है, 3 को किसको बोला जाता है, कौन सा शहर, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की चुनौतियां फंडिंग है, विशेषकर सीड स्टेज में, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी हो जाता है, उच्च विफलता दर है, ग्रामीण एवं पूर्वोत्तर भारत में कम पहुंच है, स्किल एम्पावर की कमी है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। अब यहाँ से जो हम लोग चलते हैं, आपका क्या है कि यहाँ से देखिए आपका लगभग लगभग 50 क्वेश्चंस लगे हुए हैं। ठीक है, लगभग आपको 50 क्वेश्चंस करना है। तो प्लीज़ यहाँ तक जो भी हमारे कॉम्पिटिटर लर्नर आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरी क्लास करके जाइए, पूरे आप अब जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका एमसीक्यू करते जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उसका तो एक तो रिकॉल हो जाएगा कि आप लोग कितना पढ़े और क्या आप लोग आप एक्वायर कर पाए। ठीक है, उस नॉलेज को एक्वायर कर पाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग चलते हैं, और पॉलिटी भी मेरा इसी तरीके से क्लास पूरे तरीके से पॉलिटी आपका करवा दिया गया है। आपका मतलब स्टेट से शुरुआत किया गया है, सिटीजनशिप, आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, आपका सीजीए, सीएजी, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है, तो ये सब इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वित्तीय आपात, आपका राष्ट्रपति आपातकाल,
ये सब तो संशोधन का तो मैं अलग से एक क्लास भी लिया हूँ, ठीक है? वो मैराथन क्लास है, 1 घंटा से अधिक का क्लास है वो। इसमें टोटल संशोधन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है? संविधान संशोधन। तो जो भी बच्चे को पढ़ना है ना, वो वहाँ से आपको 1 नंबर आपका आएगा ही। अगर आपका 1-2 नंबर से छूटता है तो प्लीज़ आप लोग वो क्लास कर लीजिए। हो सकता है कि आपका उसी से छूट रहा हो, तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है? अब यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, क्या करते हैं, आपका क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है। प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा-सा हेल्प कीजिए हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। 1000 का जो हमारा सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाइए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर आप करके जाइएगा। और जो भी हमारे पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको वैप्स अकेडमी की तरफ से आपको क्या दिया जाएगा? गिफ्ट दिया जाएगा। मतलब स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और जल्द ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो जिनको भी लगता है कि आपका प्री जो है जेपीएससी प्री आपका जेपीएससी का ही फाउंडेशन कोर्स आएगा पहले, मेंस का, ठीक है? और उसके बाद फाउंडेशन कोर्स एक और आएगा आपका बीपीएससी का, ठीक है? बीपीएससी का। तो जो भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, और प्लीज़ झारखंड जेपीएससी वाले सुन लीजिए, आप लोग बीपीएससी भी दिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि सारे लोग दीजिए बीपीएससी। बीपीएससी हर साल निकाल रहा है आपका, और अच्छा खासा सीट इस बार भी आएगा। लगभग आपका 1000 सीट आपका इस बार भी आएगा ही आएगा। और जेपीएससी में तो बहुत कम सीट दिया है, लेकिन तब भी कोशिश जारी रहेगी। और जो भी आपका मेंस की तैयारी करने वाले होंगे, तो प्लीज़ हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द ही आप लोग के सामने, ठीक है? ऐप पे ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? और प्लीज़ उन लोग जो भी हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे ना, प्लीज़ उन बच्चों को ज़रूर आप लोग सेंड कीजिए। आप लोग तो हो सकते हैं थोड़ा, आप लोग के घर से आर्थिक रूप से आप लोग सही होंगे, लेकिन जो बच्चे को आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो, हमारा वीडियो भेजिए, और ताकि उनको बैप्स अकेडमी की तरफ से उनको स्टडी गिफ्ट दिया जाए, और उनको इस कोर्स के लिए मतलब जो पढ़ने के लिए मतलब आर्थिक रूप से हमारी भागीदारी भी रहेगा उनके साथ में, ठीक है? ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे होंगे 1000 सब्सक्राइबर, उनको गिफ्ट दिया ही जाएगा, ठीक है? ओके? ये प्रतिबद्धता है आपका किसका? तो प्रतिबद्धता है ये हमारे वेब्स एकेडमी फैमिली का, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो भी बच्चे हैं, उनका हमारे पास तो डाटा है ही, ठीक है? वो अपना सब्सक्राइब जो किए हैं वो डाटा पता चलेगा। और प्लीज़ आप लोग जो वैप्स एकेडमी 24 है ना हमारा, वैप्स एकेडमी आपका 24 जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल आपको डाला जाता है। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि 1000 सब्सक्राइबर में थोड़ा-सा दिक्कत होती है आपकी डाटा डालने में, ओके? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चंस है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन-सा कारण सबसे महत्वपूर्ण है? बताइएगा। लौह इस्पात को उद्योग लगाने के लिए, मतलब अवस्थिति के लिए कौन-सा कारक महत्वपूर्ण है? जो मैं आपको जोड़ दिया था कि क्या कारण है? तो लौह अयस्क की उपलब्धता, ठीक है? सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा, कम महत्वपूर्ण। तो ये तो आपका लॉस की उपलब्धता होनी चाहिए, जल संसाधन भी होना चाहिए, आपका आर्द्र जलवायु की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है, कोकिंग कोयला की भी ज़रूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है? लौह इस्पात उद्योग के लिए ये खनिज एवं ऊर्जा आधारित उद्योग है ये, ठीक है? कैसा उद्योग है? खनिज एवं ऊर्जा आधारित, ठीक है? खनिज और ऊर्जा आधारित है। तो इसके लिए हमको क्या पड़ेगा? खनिज यानी लोहा हो गया, कोयला हो गया, ठीक है? और आप सॉरी कोयला, लोहा हो गया, ये हमारा खनिज हो गया। और ऊर्जा जो हमारा हो गया कोकिंग कोयला, कोयला से हमारा ऊर्जा प्रिय, जल संसाधन भी हमारा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये तीनों अत्यंत आवश्यक है। आर्द्र जलवायु जो है ना की भूमिका जो इसमें होती है, नगण्य होती है, ठीक है? नगण्य होती है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगले क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं कि भारत में जूट उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः हुगली नदी में घाटी में होने का
कारण जो है वो क्या है, ये आप याद रखिए, मतलब बताइएगा, सॉरी, ठीक है? भारत में क्या बोल रहा है कि जूट उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः हुगली नदी घाटी में होने का कारण क्या है? मतलब यहाँ पे जो भारत में जूट उद्योग है ना, वहाँ मतलब हुगली नदी के ही घाटी में क्यों होता है, इसका पीछे कारण क्या है? तो ये आपको बताना है। देखिए, पहला तो है जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता है। क्या ऐसा है? तो ये ज़रूर है। दूसरा क्या है, आर्द्र जलवायु होना चाहिए इसके लिए। और तीसरा क्या है आपका, सस्ता जल परिवहन मिल जाता है हमारा वहाँ पे, ठीक है? न हुगली नदी से, ठीक है? तो 1, 2, 3 तीनों तीनों सही है। और ये 4th जो है ना, कोकिंग कोयला की उपलब्धता। देखिए, कोकिंग कोयला यहाँ से मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, जूट उद्योग के लिए आवश्यक ही नहीं है कोकिंग कोयला, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो एलिमिनेशन करके हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अगर समझते जाएँगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भारत में कौन-सा, ठीक है? भारत में कौन-सा उद्योग मौसमी उद्योग कहलाता है? ये देखिए, कौन-सा उद्योग मौसमी कहलाता है? देखिए, सीमेंट क्या मौसम की ज़रूरत पड़ता है? ऐसा नहीं है। कपास के लिए आपका कपास वस्त्र वस्त्र उद्योग बोल रहा है, ठीक है? कपास वस्त्र उसके लिए मौसम नहीं। आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए कोई मौसम नहीं, लेकिन चीनी उद्योग के लिए आपको मौसम का उद्योग ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि चीनी उद्योग जो है ना आपका गन्ने से बनता है, ठीक है? और गन्ने की उपलब्धता जो है मतलब जो होता है, गन्ना जो होता है आपका वर्ष में सीमित समय के लिए 1 वर्ष में आपका सीमित समय के लिए उपलब्ध होता है। इसीलिए चीनी उद्योग क्या है, एक मौसमी उद्योग है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप समझिए, ठीक है? जो भी अभी तक यहाँ पे आए होंगे हमारे स्टूडेंट, तो उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? भारत में कपास वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? कच्चे कपास की उपलब्धता होना चाहिए, तभी ये हो सकता है आपका क्या, भारत में कपास वस्त्र उद्योग, ठीक है? क्योंकि कपास वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। कैसा है? कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है? कृषि आधारित उद्योग है। और प्रारंभिक जो इसकी अवस्था होती है ना, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, उसमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो कच्चे माल से सबसे ज़्यादा निकटता रहता है, यानी कच्चे कपास की उपलब्धता इनके लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी कारक बन गया यहाँ पे फैक्टर, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उद्योग और प्रमुख क्षेत्र। तो देखिए, लौह इस्पात जो क्या छोटा नागपुर में है, ऐसा है? तो ये सही है, लौह इस्पात जो है छोटा नागपुर में है, ठीक है? लोहा इस्पात, जूट जो है हुगली नदी में, ये अभी हम लोग पढ़े तो ये भी सही है हमारा। और आपका कपास और दक्कन क्षेत्र, ये भी सही है हमारा। तो यानी तीनों हमारा सही है, ठीक है? और एक चीज़ और जानिए कि जो छोटा नागपुर में कोयला का भी मिलता है, ठीक है? कोयला भी मिलता है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। और ये कपास जो होता है ना, कपास जो होता है दक्कन पठार में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ काली मिट्टी, मैं आपको मृदा पहले भी पढ़ा चुका है, मिट्टी मिट्टी के बारे में, तो प्लीज़ हमारा ये मृदा ऑप्शन करके क्लास करके इसमें डाला हुआ है, ज्योग्राफी टॉपिक करके, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी आप लोग केयरफुली कीजिए। जितना भी मैं क्लास करवा चुका हूँ ना, प्लीज़ आप लोग कीजिए। देखिए, हिस्ट्री हमारा थोड़ा-सा रुका हुआ था, लेकिन आज से कंटिन्यू है। और ये मैं कल आपको ज्योग्राफी नहीं करवा पाया था, कुछ रीज़न था, मैं कहीं चला गया था, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन तब भी मैं आप लोग के लिए करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखिए यार, मैं आप लोग के लिए बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोग का क्लास एक दिन भी मैं नहीं छोड़ूँ, ठीक है? लेकिन थोड़ी अब ये तो प्राकृतिक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका था, इसलिए मैं कल नहीं करवा पाया था। लेकिन आज मैं आपके लिए ये लाया हूँ, ठीक है? जो सुबह-सुबह ही है क्लास ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन हो जाएगा, हमारा कौन-सा होगा? डी होगा, 1, 2, 3, ठीक है? और आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि एक लाइक करके जाया कीजिए क्लास को, या सब्सक्राइब करके चला जाइए, ठीक है? और आप लोग पढ़िए, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ ना, मेरा उसमें क्या है, आप लोग अगर कुछ अच्छे बनिएगा तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, मेरा क्या है, ठीक है? मेरा, अगर आप थोड़ी है कि आप अगर कुछ बन जाओगे तो मुझे आप अपना पेमेंट दे दोगे, आप अपना नहीं दे दोगे, ये आपका और आपके ऊपर मेरा कोई हक नहीं बनता है, आपके माँ-बाप का बनता है, आपके भाई-बहन का बनता है। मेरा हक सिर्फ़ इतना ही बनता है कि वो मेरा स्टूडेंट था,
ठीक है? मेरा वो स्टूडेंट था, आप अगर कुछ बनोगे तो, ठीक है? उससे ज़्यादा मेरा कोई हक नहीं बनता आप पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति का प्रमुख निर्धारक कारक कौन-सा है? तो ये हमारा चूना पत्थर हो गया। ना बाज़ार यहाँ पे मतलब है, ना बंदरगाह, ना श्रम उपलब्धता। सीमेंट के लिए चूना पत्थर हो गया, ठीक है? आपका और क्या हो गया? जिप्सम की ज़रूरत पड़ता है, तो ये आपका क्या पड़ता है? इसके लिए प्रमुख निर्धारक कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन-सा आधारभूत उद्योग है, यानी बेसिक इंडस्ट्री कहलाता है? तो ये कौन-सा उद्योग कहलाता है? तो लौह इस्पात उद्योग जो होता है, हमारा बेसिक इंडस्ट्री कहलाता है। इस्पात उद्योग जो है, अन्य उद्योगों को मशीन और औज़ार देता है, ठीक है? क्या जब तक ये लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा, तो इससे कैसे आपका कोई मशीन तैयार होगा? बिना इसके द्वारा लोहे के बिना, इस्पात के बिना मशीन ही नहीं तैयार होगा, ठीक है? ओके? और ना कोई औज़ार बनेगा और ना ये कच्चा माल देगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से क्या है, ये सबसे बेसिक इंडस्ट्री कहलाता है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है लौह इस्पात उद्योग में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नेट के जो भी पेपर देने वाले हैं ना विद्यार्थी, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर जो रहता है ना, पेपर 1 जो आपका जो ओवरऑल वाला पेपर रहता है, उससे क्वेश्चन्स बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आपका बनेगा, ठीक है? तो ओवरऑल जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है झारखंड एसएससी ही दे रहे हैं, बिहार एसएससी ही दे रहा है, ठीक है? आप एसआई का ही पेपर दे रहा है, आप कोई क एग्ज़ाम दे रहे हैं, कांस्टेबल का ही दे रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन्स आपका नहीं पूछेगा? पूछेगा ही पूछेगा। मैं ये प्रॉपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉपर उसका पढ़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन्स तो ये सब बनेगा ही बनेगा ना भैया। क्वेश्चन सॉल्व करने कहाँ से बनाएगा? आपका क्या ज्योग्राफी उसको नहीं पढ़ाना रहता है? ज्योग्राफी उसमें नहीं पढ़ाना रहता है? तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप थोड़ा-सा और भी ब्रॉड में जानें, ठीक है? जिससे आपकी और भी मतलब तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? अब ये देखिए, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो ये हमारा जो है कि यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है, तो ये हमारे लिए सही होगा। इसका जो प्रमुख केंद्र जो है ना, वेस्टर्न और आपका साउथ में है, वेस्ट और साउथ भारत में हो है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में जो आपका औद्योगिक क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्या माना जाता है? तो ये आपका माना जाएगा ना आपका ऐतिहासिक और औपनिवेशिक विकास। क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश काल, मैं अभी आपको बता ही रहा था आगे, जो पीछे आपको मैं बताया हूँ कि ब्रिटिश काल में उद्योग जो है, पोर्ट्स, ठीक है? बंदरगाहों और कच्चे माल क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। जहाँ-जहाँ पोर्ट्स रहे, वो क्यों? इसके लिए क्यों आसान था? क्योंकि यहाँ पोर्ट्स के द्वारा क्या अपना ये बंदरगाह के द्वारा नाव नाव लाता था, जहाज लाता था, शिप, और ये यूरोप पहुँचाता था। इसलिए वहीं पे किया ये विकास, ठीक है? और जहाँ पे कच्चा माल मिला, तो वहाँ पे ही किया ये, ठीक है? तो इसलिए आपका क्षेत्रीय असंतुलन बन दिखाई पड़ता है। इसको पूर्वी और मध्य भारत पिछड़ रहे हैं, इससे मतलब देखिए, पूर्वी भारत में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? पोर्ट्स भी बना ही नहीं पाया, ठीक है? और मध्य भारत में आपका तो ना आपका कोई वैसा कच्चा माल था और ना हमारे पास पोर्ट्स बने, ठीक है? अगला जो है हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग होता है? तो ये सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग होता है, ठीक है? आईटी उद्योग जो होता है ना, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल और आपका नॉलेज, ठीक है? नॉलेज एंड आपका स्किल, ठीक है? स्किल पर आधारित ये उद्योग होता है। कच्चा माल या खनिज पर ये नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ कि मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो हमारा क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, तो ये सही है उद्देश्य। और दूसरा जो हमारा कह रहा है कि इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है, ठीक है? तो 16% से 25% करना है, ये हम लोग पीछे भी पढ़े थे, तो ये भी सही है। और ये पहल केवल एमएसएमई क्षेत्र तक सीमित है, तो नहीं, ये आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट और एमएसएमई तीनों पर सीमित है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा, केवल 1 और 2, ठीक है? अगला जो है कि मेक इन इंडिया के 4 स्तंभों में शामिल कौन-सा नहीं है? तो न्यू मार्केट, ठीक है? ये न्यू मार्केट नहीं है। यहाँ पे न्यू प्रोसेस अगर आपका सॉरी न्यू सेक्टर जो रहता है, अगर यहाँ पे सेक्टर लिखा रहता तो सही रहता, ठीक है? न्यू प्रोसेस भी है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, न्यू सेक्टर होना चाहिए, न्यू माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है?
तो ये हमारा 4 स्तंभ है मेक इन इंडिया का। और आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन-सा क्षेत्र शामिल है? तो मेक इन इंडिया में आपको बताया था कि 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें क्या है आपका कि आपका शामिल है, ठीक है? तो उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा भैया, क्योंकि आपका 14 नहीं सॉरी आपका 25 प्रमुख क्षेत्र शामिल है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? 14 नहीं 25 प्रमुख क्षेत्र शामिल है। रक्षा विनिर्माण, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सारा ये प्रमुख जो क्षेत्र है वो शामिल है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि मेक इन इंडिया के संदर्भ में आपका एफडीआई वो 14 प्रमुख जो क्षेत्र थे ना वो पीएलआई में शामिल था। सॉरी आपको मैं यहाँ बता दिया, ओके? तो 25 प्रमुख क्षेत्र मेक इन इंडिया के संदर्भ में एफडीआई संबंधित कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो है आपका सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई स्वीकृत है, तो ये आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपका 74% तक आपका रक्षा क्षेत्र में आपका है सो ऑटोमेटिक रूप से, तो ये आप याद रखिएगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या है आपका क्या है एफडीआई की अनुमति है, ओके? मेक इन इंडिया का जो फोकस है ना यूज एंड डूइंग बिजनेस पर फोकस है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मेक इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है आपका कि औद्योगिक कॉरिडोर और राज्य जो है आपका डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई, तो ये तो सही है। आपका आपका कोलकाता अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता ये भी सही है। आपका ये बेंगलुरु मुंबई आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है? ये बेंगलुरु से आपको मुंबई नहीं आपका चेन्नई है, ठीक है? मुंबई नहीं अब यहाँ पे चेन्नई होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता, ठीक है? तो इसलिए हमारा केवल 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया नारा ज़ीरो डिफेक्ट टू ज़ीरो इफेक्ट का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है ना कि उच्च गुणवत्ता उत्पादन और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है? इसका मतलब ये है, ठीक है? यह नारा जो है गुणवत्ता और पर्यावरण ये स्थिरता दोनों को ये दर्शा रहा है, ठीक है? इससे अगले क्वेश्चन चल रहे हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा है? आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का विस्तार है, ठीक है? आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया की एक प्रमुख आलोचना है यह है कि क्या आलोचना है कि रोजगार सृजन अपेक्षा से कम हो रहा है, कम रहा, ठीक है? तो ये आपका मतलब आलोचना है इसका, जितना किया जा रहा था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन-सा मेक इन इंडिया की सफलता का संकेतक है? तो सफलता का जो संकेतक माना जा रहा है, ये आपका कौन-सा माना जा रहा है आपका? ये बताइएगा। तो ये आपका रक्षा निर्यात में वृद्धि, ठीक है? विनिर्माण में रक्षा जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं ये वृद्धि हुई है, परंतु रोज़गार में वृद्धि नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये क्या माना जा रहा है आपका अच्छा स सफलता का संकेतक माना जा रहा है। मेक इन इंडिया की सफलता में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है कौन आपका? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? आपका श्रम की कमी, लॉजिस्टिक लागत, जलवायु परिवर्तन, ये जो है आपका ये तीनों क्षेत्र हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया के सकारात्मक परिणाम को दर्शाया है। जनसंख्या वृद्धि जो है सफलता में बड़ी बाधक मानी जा रही है, ठीक है? अगला जो है प्रश्न आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा जो मूल उद्देश्य जो है आपका ऑप्शन नंबर बी घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देना, ठीक है? भारत में लॉजिस्टिक जो लागत है ना, वो जीडीपी का आपका लगभग 13 से 14% तक इसका लागत है। जो वैश्विक औसत जो है ना आपका एवरेज जो है ग्लोबल एवरेज जो है, उससे कहीं न कहीं अधिक है, ठीक है? तो ये प्रतिस्पर्धा में बाधक बन रहा है, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पीएलआई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह योजना है कि मेक इन इंडिया का एक कार्यान्वयन उपकरण है, क्या ये आपका सही है? तो ये जो है ना आपका कहीं न कहीं ये सही है, ठीक है? दूसरा जो है कि इसमें प्रोत्साहन उत्पादन में वृद्धि के आधार पर दिया जाता है, तो ये भी सही है। और थर्ड जो है आपका इंसेंटिव यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है आपका निजी और विदेशी कंपनी दोनों पर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कथन 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे सही होगा, ठीक है? केवल 1 और 2।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था उस समय कि भारत सरकार ने पीएलआई योजना को कितने क्षेत्रों में लागू किया, तो 14 क्षेत्र में। ये आप याद रखिएगा, जो मैं आपको मेक इन इंडिया के उसमें तो 25 क्षेत्रों में, ठीक है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये आपका कौन सा नहीं है, आपका कोयला खनन। ठीक है, आपका बाकी सेमीकंडक्टर हो गया, आपका ड्रोन हो गया, आपका सोलर पीवी मॉड्यूल हो गया, ये सब शामिल है 14 मुख्य क्षेत्र। पीएलआई योजना का आपका क्या है, आपका पारंपरिक सब्सिडी में मुख्य अंतर क्या माना जा रहा है, तो पीएलआई प्रदर्शन आधारित है। ठीक है, पीएलआई में जितना आउटपुट होगा या परफॉर्मेंस होगा उसी आधारित पे है दिया जाता है। पारंपरिक जो सब्सिडी होता है ना, इनपुट बेस्ड होता है। ठीक है, इनपुट आधारित होता है, यही इसका सबसे बड़ा मतलब संरचनात्मक भिन्नता पाया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि पीएलआई योजना को किस प्रकार का उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये जो पड़ता है पूंजी सघन एवं तकनीकी सघन उद्योग पर। ठीक है, पूंजी सघन और तकनीकी सघन पे पीएलआई जो है ना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटो हो गया, ऑटोमोबाइल, आपका सेमीकंडक्टर, बैटरी जैसे है। ठीक है, कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्षेत्र को ये लक्षित करता है। ओके, अगला जो है प्रश्न कि पीएलआई योजना के तहत जो एडवांस केमिस्ट्री सेल का तात्पर्य क्या है, तो इसमें बैटरी भंडारण तकनीकी। ठीक है, जो एसीसी जो है आपका लिथियम आयन या एडवांस बैटरीज पर आधारित होता है। ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अत्यंत क्या माना जाता है, आपका महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीएलआई योजना के संदर्भ में क्या है, आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। इससे भारत की जो ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी का बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला जो है कि आपका कि पीएलआई योजना की एक प्रमुख आलोचना यह है कि क्या है कि इसमें जो है एमएसएमई की भागीदारी सीमित है। ठीक है, एमएसएमई इसमें भागीदारी आपका सीमित है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पीएलआई योजना भारत के किस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका आपका आत्मनिर्भर भारत का है। ठीक है, पीएलआई हो गया आपका, आत्मनिर्भर भारत हो गया, प्लस आपका मेक इन इंडिया हो गया, ये सब दोनों का रणनीतिक स्तंभ जो तीनों का एक ही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला कथन, यह भारत का पहला मेगा औद्योगिक कॉरिडोर है, सही है। ठीक है, आपका दूसरा जो है कि यह बेस्ट पश्चिमी समर्पित माल गलियारे यानी वेस्टर्न डीएफसी के साथ विकसित किया जा रहा है, तो ये भी सही है। ओके, थर्ड जो है इसका उद्देश्य केवल आईटी उद्योग को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है। ये क्या है आपका बहुक्षेत्रीय, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, इस पर फोकस है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दिल्ली मुंबई जो फ्रंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किन राज्यों से होकर गुजरेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा होगा, बी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। आपका अमृतसर कोलकाता जो अब औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में देखते हैं, तो इसमें कौन सा सही है, तो ये आपका कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्वी आपका जो है आपका डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर के साथ विकसित किया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है का हिस्सा है, तो ये आप बताइएगा। तो इसमें जो है ना आपका पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यानी बी आपका क्या है, तो ये पंजाब नहीं है इसमें। ठीक है, आपका इसमें क्या है, लुधियाना है। ठीक है, यानी आपका बी जो आपका बना बता रहा है आपका, तो ये अमृतसर जो है आपका पंजाब में ही तो यह है। ठीक है, तो ये आपका लुधियाना डाकुनी के आपका जो अभी बजट में भी बात हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांचों हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं हमारा, क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य जो है आपका क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं कि दिल्ली मुंबई और आपका अमृतसर कोलकाता जो कॉरिडोर है
विकास में किस देश की तकनीकी और वित्तीय भागीदारी है? तो ये आपका जापान है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? जापान यानी जीका, ठीक है? ये आप याद रखिएगा जापान का, जापान के सहायता से ही बन रहा है। औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के संदर्भ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज का तात्पर्य क्या है? तो ये आपका उद्योग, आवास, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास होना ही आपका स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज का तात्पर्य है, ठीक है? मतलब होता है, ठीक है? निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ओके, तो ये आप बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक कॉरिडोर लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने में सहायक है। ओके, अगला जो है क्वेश्चंस कि औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना आपका यूपीएससी जीएस पेपर 3 में किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? यह आपका देखिए किससे है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी अवसंरचना एवं औद्योगिक नीति। आपका यूपीएससी का ये आपका पेपर है, जीएस पेपर 3 में आपका आता है, ठीक है? मैं आपको इसके लिए लगाया था। औद्योगिक कॉरिडोर के विकास से निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं? तो ये जो लाभ होंगे ना आपका, वो कौन सा होगा? आपका रोजगार एक होगा, आपका संतुलित क्षेत्रीय का विकास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? ये निर्यात में वृद्धि इससे आपका नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये देश के अंदर ही बन रहा है। ओके, स्टार्टअप इंडिया का पहल जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारा पहला कथन जो कह रहा है आपका, ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हमारा ये तीनों करेगा यार। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं भरवा पाया ना स्टार्टअप इंडिया का। एक मिनट आपको, एक मिनट, ये जो क्वेश्चंस है ना आपको ये तीनों करेगा। ओके, ये 1 2 3, ठीक है? आपका डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ओके, तो ये मैं आपको नहीं बता पाया था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है आपका स्टार्टअप इंडिया का जो पहल के बारे में, इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था, तो सही है, ठीक है? 16 जनवरी 2016 को हुआ था। इसका नोडल विभाग जो डीपीआईआईटी, ये भी सही है। ये केवल टेक में है, यानी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप तक सीमित नहीं, ये आपका नवाचार आधारित क्षेत्र के लिए है, केवल टेक तक सीमित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार के अनुसार जो है किसी इकाई को स्टार्टअप मानने की अधिकतम आयु 10 वर्ष, ठीक है? और 100 करोड़ से कम टर्नओवर, ठीक है? ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आपका ये सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कर लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका है, आपका 3 वर्षों तक आयकर छूट में होगा, इनकम टैक्स से छूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? आपका नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका एंजल टैक्स शब्द स्टार्टअप इंडिया के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो ये भी आपका स्टार्टअप को दिए गया निवेश पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रदान किया गया लाभ नहीं है? तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? बाकी सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, फास्ट ट्रैक पेटेंट हो गया, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो गया, ये सब सारा शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है आपका स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये आपका क्या है, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है? एआईएम स्टार्टअप इंडिया के नवाचार इकोसिस्टम को समर्थन देता है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका आज का, स्टार्टअप इंडिया की एक प्रमुख चुनौतियां क्या मानी जाती है? तो ये आपका सीड स्टेज जो फंडिंग की कमी मानी जाती है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि स्टार्टअप इंडिया पहल मुख्य रूप से आपका, देखिए फिर मैं लगा दिया हूँ, यूपीएससी जीएस 3 किस भाग से संबंधित है? तो ये उद्योग, नवाचार और उद्यमिता एक पढ़ना आता है आपका भाग, तो उससे संबंधित है। आपको आज का क्लास कैसा लगा सेशन? तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है क्लास पे, और आपको कैसा कोर्स चाहिए वो भी आप मांग सकते हैं। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है यार 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके भाई बहन जो भी फैमिली है, प्लीज उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, पढ़ने वाले को। और एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।